हेलो बच्चों, अब आप देखेंगे फिजिक्स का दूसरा पार्ट। मैंने वीडियो छोटा इसलिए बनाया ताकि आप बोर ना हो। तो मेरा अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, मेरे पास एक बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश रखा है। इससे r दूरी पर एक दूसरा बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 मौजूद है। इस परीक्षण आवेश या दूसरा नाम है इसका सूक्ष्म आवेश, इस पर एक बल लग रहा है बाहर की तरफ, प्लस आवेश से बाहर की तरफ एक बल लग रहा है, उसका नाम F है। तो मुझे कूलाम के नियम के अनुसार ये जो प्लस Q नोट आवेश है, Q0 बोल दीजिए, इस आवेश पर जो बल लग रहा है उसकी वैल्यू होगी F बराबर 1/4πε0 Q0/r²। अब यहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस बिंदु आवेश के कारण। तो बिंदु O पर प्लस Q आवेश है और मुझे इस बिंदु P पर जो आवेश मौजूद है Q0, इसके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होगा। तो F की वैल्यू ये है और इसके अपॉन में Q0 रखें, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर विद्युत क्षेत्र के बारे में बताऊँ, जैसे ये एक प्लस Q आवेश है और हमने यहाँ पर एक प्लस Q0 एक परीक्षण आवेश रखा है, तो यह आवेश इस पर बल लगाएगा, यानी कि इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर बल महसूस होगा। तो यही विद्युत क्षेत्र होता है कि जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ कोई आवेश बल का अनुभव करता है तो उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, E बराबर F/Q0, और अभी मैंने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत बल रेखाएं। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को विद्युत बल रेखा कहते हैं। जैसे ये प्लस Q आवेश है, यानी धनावेश है, धनावेश से कुछ बल रेखाएं बाहर की तरफ को जा रही है। तो ये जो मार्ग मैंने बनाया, ये जो रेखाएं मैंने बनाई है, ये क्या बता रही हैं? विद्युत बल रेखाओं की दिशा बता रही है। ऐसे -Q यानी कि ऋणात्मक आवेश बनाए और यहाँ पर ये रेखाएं अंदर की तरफ को आ रही है, तो ये जो मार्ग है रेखाओं का अंदर की तरफ को, तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं। साथ ही मैंने विद्युत बल रेखाओं के गुण बताए। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, धनावेश से चलती है और ऋणावेश पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि धनावेश से बाहर की तरफ और ऋणावेश से अंदर की तरफ आती है। बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। देखिए, ये जो बल रेखाएं जो मैंने स्पर्श रेखाएं खींची हैं, ये बता रही हैं कि धनावेश पर बल बाहर की तरफ को लग रहा है। अब देखिए, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। जैसे मैं यहाँ पर एक बल रेखा दिखा दूँ ये, और एक और दूसरी बल रेखा दिखा दूँ ये, तो ये दूसरे को कट कर देंगी। अगर ऐसा हो जाए तो जो कटान बिंदु है वहाँ पर एक और स्पर्श रेखा निकल आएगी, इधर को भी एक और स्पर्श रेखा निकल आएगी। इस तरह से एक बिंदु पर दो दिशा हो जाएंगी, यानी कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आगे हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। मतलब दो ध्रुव, और ध्रुव किसके हैं? वैद्युत के। वैद्युत कहाँ उत्पन्न होता है? वैद्युत प्रभाव विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होता है। तो हमें द्विध्रुव का मतलब दो आवेश लेने हैं, एक तो -Q आवेश लिया हमने और एक प्लस Q आवेश लिया। तो यहाँ पर देखिए, वह निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। देखिए, ये एक सिस्टम बनाया, एक निकाय बनाया AB, जिसमें दो आवेश रखे हैं, एक -Q और दूसरा +Q, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 2L। तो इसी को बोला गया वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जिसमें दो बराबर और विपरीत मतलब एक माइनस और एक प्लस आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। वो दूरी कितनी ले ली मैंने? 2L। अगला मेरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका आंसर सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का किसी एक आवेश के मान, मैंने इनमें से एक आवेश ले लिया Q और उनके बीच की दूरी कितनी है? 2L। इन दोनों के गुणनफल को, जो गुणा करके आएगी वैल्यू, इस गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं, तो P का फॉर्मूला हो गया Q × 2L।
तो P पर मैंने तीर लगाया, वेक्टर लगाया, तो यह सदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। जिस पे भी तीर लगेगा वो सदिश राशि है। और इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। आगे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अब हम जानेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो अक्षीय स्थिति में देखिए, यहाँ पर मेरा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी लंबाई 2L है। और वैद्युत द्विध्रुव मैंने पूरा बनाया जिसमें एक -q आवेश होता है और एक +q आवेश, लंबाई 2L है। इसके ठीक मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति का मतलब होता है इसी लाइन में एक बिंदु P लिया। इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र देखना है। देखिए जो प्लस आवेश रखा है, तो यहाँ से बाहर की तरफ को एक विद्युत क्षेत्र दिखाएंगे E1, क्योंकि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ लगता है। इसी तरीके से -q आवेश से बिंदु P पर एक दूसरा विद्युत क्षेत्र दिखाएंगे, वो E2 होगा, उसकी दिशा -q की तरफ को दिखाएंगे। E1 और E2, E1 दिखा रहा है कि +q आवेश से जो विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ, और E2 हमें दिखा रहा है -q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब देखिए इस बिंदु P की +q से अगर मैं दूरी निकालूं तो मध्य बिंदु O से P तक की दूरी r है और O से B तक की दूरी L है। अगर इस r में से L को माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे -q से बिंदु P की दूरी देखनी है तो -q से यहाँ तक की दूरी के लिए इतनी A से O तक की दूरी है L यहाँ तक, और यहाँ O से P तक की दूरी है R, तो R में L जुड़ जाएगा, ये दूरी हो जाएगी R + L। आपने देखा ये AB कौन है? AB एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होगा Q × 2L। अब यहाँ पर मैंने एक तो -q आवेश के कारण, ये जो -q आवेश है इसके कारण मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी। -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे मैंने पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, बिंदु आवेश के कारण E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यही फॉर्मूला लगेगा। +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा E1 बराबर 1/4πε0 Q/, +q की दूरी कितनी थी r-l, तो r-l² हो जाएगा। ऐसे ही इस -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है E2, इसकी जो वैल्यू होगी E2 की 1/4πε0। देखिए विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसमें -q और +q नहीं लेते हैं, प्लस का ही आवेश लेते हैं, तो +q और दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी r+l²। अब देखिएगा दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग है, एक इधर को है एक दूसरी साइड को जा रहा है। दिशा विपरीत होने की वजह से ये दोनों प्लस नहीं हो सकते, तो दोनों माइनस होंगे। माइनस किस में से होगा? जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू E1 है और छोटी E2 है। E1 बड़ा क्यों है? क्योंकि नीचे R में से L माइनस हुआ, यानी कि नीचे वैल्यू कम हो गई, तो ये E1 की वैल्यू ऊपर बढ़ गई। ऐसे ही नीचे R में L प्लस हुआ E2 में, तो नीचे वैल्यू बढ़ जाने से ऊपर की वैल्यू क्या हो गई? कम। तो E1 - E2 करेंगे। E1 की वैल्यू है जो है इसमें ये पुट करिए 1/4πε0 Q/r-l² माइनस E2 की वैल्यू पुट करिए 1/4πε0 Q/r+l²। ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे 1/4πε0 × Q 1/4πε0 × Q कॉमन आया, यहाँ बचा 1/r-l² माइनस यहाँ बचा 1/r+l²। दोनों मैंने LCM ले ली, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की करने के बाद ये A + B का होल स्क्वायर है, इसको मैंने खोला r² + l² + 2rl, यानी कि a² + b² + 2ab माइनस यहाँ a और b की जगह r और l है, तो r² + l² माइनस है तो -2rl। अगली लाइन में इस माइनस की मल्टीप्लाई गुणा मैंने अंदर कर दी, माइनस का r² माइनस प्लस माइनस l² माइनस माइनस प्लस rl, l² से l² कैंसिल, r² से r² कैंसिल, 2rl हो गया 4rl, और नीचे r² - l² का होल स्क्वायर चल ही रहा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू डायग्राम L की वैल्यू बहुत छोटी है R के कंपैरिजन में, यानी कि R बहुत बड़ा है और L काफ़ी छोटा है। तो जो वैल्यू ज़्यादा होती है और एक वैल्यू कम है तो कम वाली को हम छोड़ सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने किया, R का मान L की अपेक्षा बहुत कम है, यानी कि R बहुत ज़्यादा बड़ा है, ग्रेटर देन है L से, तो l² के मान को r² की तुलना में नगण्य लेने पर मैंने छोड़ दिया L, इसको छोड़ दिया मैंने। छोड़ने के बाद 1/4πε0 Q
4RL और R का स्क्वायर बचा मेरे पास। अगली लाइन में 1/4 इंटू क्यू, ऊपर 4RL थे और नीचे R की पावर 4 है, तो एक R से R की पावर 4 कट करके R की पावर 3 आया, और यहाँ से EX इक्वल टू 1/4 क्यू 4L को मैंने 12 इंटू 2 कर दिया और नीचे R का क्यूब है, तो यहाँ से Q इंटू 12, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, Q इंटू 12 क्या होता है, P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो अक्षीय स्थिति में आ गया 1/4 2P/R3। अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति या निरक्षीय रेखा, दूसरा नाम है विषुवतीय तल पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिसकी लंबाई 12 है, इसमें एक -Q आवेश है और एक +Q आवेश है। 12 को मैंने ब्रेक करा L और L में, तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर को जाएगा, वो मैंने दिखा दिया यहाँ पर E1, और माइनस आवेश से एक विद्युत क्षेत्र नीचे को आएगा, उसकी वैल्यू मैंने E2 दिखा दी यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर कोण थीटा है तो यहाँ भी कोण थीटा बनेगा और यहाँ भी कोण थीटा बनेगा, ठीक है। और ये R है और 12 को मैंने ब्रेक करा, इतना L हो गया और इतना L हो गया, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वैल्यू जो होता है वो होता है अंडरूट लंब क्या है R का स्क्वायर प्लस आधार क्या है L, तो L का स्क्वायर, तो यानी कि ये वैल्यू आ गया √R² प्लस L स्क्वायर। जैसा इधर से डायग्राम है ऐसा ही इधर से है, इसको बोलते हैं सिमेट्री। ऐसा ही इधर है, ऐसा ही इधर है, तो जो वैल्यू यहाँ पे आई है वही वैल्यू यहाँ आएगी √R² प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे बताया कि जो P होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 12, और अगर मैं इस +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1/4 Q अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है, √R² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही जो दूसरी वैल्यू है E2, दूसरी वैल्यू जो है वो E2, उसका भी सेम वैल्यू आएगा 1/4 इसमें -Q और +Q में Q ही लिया जाता है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो यहाँ की दूरी है √R² प्लस L स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकाल रहा हूँ, तो बिंदु P पर मैंने देखा E1 और E2 की वैल्यू तो इक्वल है, इक्वल होने की वजह से यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ भी एंगल थीटा है। ये जो E1 है ये रिजोल्व करेंगे y एक्सिस पे और x एक्सिस पे, तो E1 इधर आएगा, तो जहाँ पे एंगल नहीं बनता वहाँ साइन थीटा आता है, और जहाँ एंगल बनता है वहाँ कोस थीटा आता है, तो E1 साइन थीटा और यहाँ पे E1 कोस थीटा। ऐसे E2 इधर साइन थीटा और इधर कोस थीटा, ये ऊपर नीचे एक पॉजिटिव वैल्यू होगी एक नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो E1 कोस थीटा जुड़ गया E2 कोस थीटा में। लेकिन E1 E2 के बराबर है, तो मैं इसको 2 यानी इसको भी E1 मान लीजिए, तो E1 cos थीटा क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा। मैंने E1 की वैल्यू पुट करी, 2 इंटू E1 की वैल्यू 1/4 Q अपॉन √R² प्लस L स्क्वायर मैंने यहाँ पुट किया, लेकिन इसका स्क्वायर था वो भी लगा लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर लगने से इसका अंडरूट हट जाएगा, और अंडरूट जब हट जाएगा तो इसका ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर देता हूँ। जैसे मेरे पास √R² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर था, और एक और था √R² प्लस L स्क्वायर, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, स्क्वायर से अंडरूट हट जाएगा, बचेगा R² प्लस L स्क्वायर की पावर 1, और ये R² प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ बचेगी, एक और आधा और एक होता है 3/2, तो R² प्लस L स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2, यानी कि यहाँ पे जो है वो वैल्यू 3/2 आ गई है। अब आगे जैसे पीछे बताया था R² की वैल्यू बहुत ज़्यादा है L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर को मैंने नगण्य ले लिया, L स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ दिया, इसको हटा दिया, अंदर बचा R² और ऊपर पावर है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो R की पावर हो गई 3, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र यहाँ पर इतना आ गया। आज के लिए इतना ही, और कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।